आज हम बात करने वाले हैं दवा बनाने वाली कंपनियों को दी जा रही एक नई छूट की। सुनने में तो ये अच्छी लगती है, लेकिन क्या इससे हमारी सेहत को कोई खतरा है? एक बड़ा सवाल है ये। फिर हम चलेंगे क्रिकेट के मैदान पर, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच का एक मैच अब एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन गया है। ना। और इसके बाद हम देश के पैसों के बंटवारे की उस मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ अमीर राजी कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली बहस है। सही कहा। और आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट की बदलती भूमिका को समझेंगे, जो पर्यावरण के मामलों में अब सिर्फ एक अंपायर नहीं, बल्कि खुद एक प्लेयर की तरह मैदान में उतर रहा है। शुरुआत करते हैं दवा नियमों से। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। अब तक क्या होता था कि अगर कोई दवा कंपनी मतलब छोटी मोटी तकनीकी गलती भी कर दे, जैसे कोई फॉर्म गलत भर दिया, तो उस पर सीधा क्रिमिनल केस हो जाता था। हाँ, ये बहुत सख्त नियम था। लेकिन अब कंपाउंडिंग का ऑप्शन लाया गया है। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसका आम भाषा में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है जुर्माना भरो, केस खत्म करो। अच्छा। ये जो जन विश्वास अधिनियम आया था, ये उसी का हिस्सा है। और इसका मकसद है, जैसा कि सरकार कहती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। तो अब कुछ खास तरह के उल्लंघनों के लिए, जिन्हें ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता। मतलब कागजी कार्रवाई या रिकॉर्ड रखने जैसी गलतियां। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए। तो अब कंपनियां कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय एक तय रकम बतौर जुर्माना भर सकती हैं। हम्म। जैसे वो जुर्माना भरती हैं, उन पर उस मामले में कोई प्रोसिक्यूशन मतलब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हम्म। आइडिया ये है कि इससे जो रेगुलेटर है वो अपना ध्यान असली खतरों पर लगा सकेगा, जैसे नकली या मिलावटी दवाएं। सुनने में तो ये बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा कदम लगता है। कंपनियों को भी राहत मिलेगी और सिस्टम का बोझ भी कम होगा। लेकिन मुझे हमेशा ऐसे लेकिन का इंतजार रहता है। इसमें क्या जोखिम है? जोखिम बहुत बड़ा है, और वो ये है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ईज ऑफ गेटिंग अवे ना बन जाए। मतलब पैसे दो और बच निकलो वाली स्कीम। बिल्कुल। इन गाइडलाइंस में कुछ बहुत बड़ी चिंताएं हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है पारदर्शिता की कमी। CDSCO ने यह साफ नहीं किया है कि वो जनता को ये जानकारी देगा या नहीं कि किन कंपनियों के मामले निपटाए गए, वो मामले क्या थे और कितना जुर्माना लगाया गया। एक मिनट, अगर ये जानकारी पब्लिक ही नहीं होगी, तो फिर कोई कैसे जानेगा कि कोई कंपनी बार बार वही गलती तो नहीं दोहरा रही? ये तो ऐसा हुआ कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा, जुर्माना भरा और आपका रिकॉर्ड एकदम साफ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। अगर एक पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी आदतन अपराधी है। और दूसरी बड़ी कमी है जनता की भागीदारी का पूरी तरह से गायब होना। हाँ, ये भी है। एक मिनट, अगर ये जन विश्वास अधिनियम का हिस्सा है तो इसमें जनता की भागीदारी को बाहर क्यों रखा गया है? ये तो नाम के खिलाफ जाता है। सही बात है। मतलब कंज्यूमर ग्रुप्स या विसल ब्लोअर्स, जिनकी वजह से कई बार बड़े मामले सामने आते हैं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। ये तो सिर्फ रेगुलेटर और कंपनी के बीच की एक डील बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। और इसका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। फिर एक सवाल जुर्माने की रकम का है। अगर जुर्माना इतना कम है कि वो कंपनी के लिए बस बिजनेस करने की एक छोटी सी लागत बनकर रह जाए, तो फिर तो कोई डरेगा ही नहीं। बिल्कुल, तो फिर नियमों का पालन करने के लिए कोई प्रोत्साहन ही नहीं बचेगा। और सबसे जरूरी बात जो स्रोत में उठाई गई है, वो ये है कि सिर्फ जुर्माना लगाना काफी नहीं है, इसे सुधारात्मक कार्रवाई से जोड़ना होगा। मतलब क्या कंपनी ने उस खराब प्रोडक्ट को बाजार से वापस बुलाया? क्या उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सुधारा? अच्छा, मतलब सिर्फ सजा नहीं, सुधार भी। हाँ, अगर ये सब नहीं हो रहा, तो आप सिर्फ एक गलती को पैसे लेकर माफ कर रहे हैं, सिस्टम को सुधार नहीं रहे। तो कुल मिलाकर जो एक अच्छा आइडिया था, वो खराब एग्जीक्यूशन की वजह से एक खतरनाक मतलब लूट होल्स वाला सिस्टम बन सकता है। बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के जन विश्वास असल में जन अविश्वास में बदल सकता है। यही इसका सार है। ये एक कोर टेंशन है। व्यापार करने में आसानी के नाम पर यह बदलाव जनता के विश्वास की कीमत पर हो सकता है। चलिए अब एक ऐसे मैदान की ओर चलते हैं जहां नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दांव पर लग जाते हैं। हमने देखा कि कैसे नियमों में ढील देने से अप्रत्याशित जोखिम पैदा हो सकते हैं। अब हम क्रिकेट के मैदान पर चलते हैं, जहां एक जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया जोखिम पैदा कर दिया है। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट रिश्तों में तनाव की खबर आ रही है।
ये पूरा मामला क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हुई एक बहुत ही दुखद और भयानक लिंचिंग की घटना से हुई, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया। भारत में इस घटना पर जबरदस्त गुस्सा था, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो खेल और राजनीति के घालमेल का एक क्लासिक उदाहरण है। सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के बीच बीसीसीआई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कई लोग जल्दबाजी में लिया गया फैसला मान रहे हैं। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर पर कथित तौर पर दबाव बनाया कि वे अपने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दें। ओहो, मतलब एक खिलाड़ी को जिसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं था, उसे हटा दिया गया। यहाँ से तो बात बिगड़नी ही थी। और बिगड़ी भी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने इस पर बहुत तेजी से और बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपनी टीम के लिए भारत में सुरक्षा खतरों का हवाला दे दिया और सीधे आईसीसी को लिख दिया कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं। क्या ये कोई छोटी बात नहीं है? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तो भारत और श्रीलंका में मिलकर होना है। बिल्कुल। मतलब एक खिलाड़ी को हटाने के फैसले ने पूरे वर्ल्ड कप की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ा रिएक्शन है। और भी कुछ हुआ? हाँ, उन्होंने ये भी धमकी दी कि वे बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर बैन लगा देंगे। तो अचानक से जो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट था, वो एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन गया। अब आईसीसी और दोनों देशों के बोर्ड के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान की तरह ही अब भारत बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध भी कितने नाजुक हो गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या स्पोर्ट्स बॉडीज को इस तरह के राजनीतिक और सोशल मीडिया के दबाव में इतनी जल्दी झुक जाना चाहिए? क्या बीसीसीआई थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था, माहौल को शांत होने देता? यही इस पूरे मामले का कोर है। आज के दौर में जहां सोशल मीडिया पर कोई भी मुद्दा मिनटों में आग पकड़ लेता है, खेल संस्थाओं के लिए एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जो शायद लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए था, उसने एक लंबे समय के दोस्त पड़ोसी देश के साथ रिश्तों में कड़वाहट घोल दी। ये दिखाता है कि खेल कूटनीति अब कितनी ज्यादा जटिल और संवेदनशील हो गई है। क्रिकेट में तो स्कोरबोर्ड साफ साफ दिखता है, लेकिन जब बात देश के पैसों की आती है तो स्कोरबोर्ड पर काफी बहस होती है। कौन कितना रन बना रहा है, यानी कौन कितना टैक्स दे रहा है और किसे कितना मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। कुछ राज्य, खासकर दक्षिण भारत के, ये शिकायत कर रहे हैं कि वे देश की तिजोरी में ज्यादा पैसा डालते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बारी आती है तो उनके हाथ खाली रह जाते हैं। ये बहस भारत के फिस्कल फेडरलिज्म के दिल में है। एक मिनट, ये फिस्कल फेडरलिज्म थोड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब असल में सिर्फ ये है कि देश का पैसा यानी टैक्स कैसे इकट्ठा होता है और फिर केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही। ये बस उसी सिस्टम का फैंसी नाम है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों का कहना है कि वे देश के कुल टैक्स कलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन जब फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पैसा वापस बांटा जाता है तो उन्हें उनके योगदान के मुकाबले बहुत कम हिस्सा मिलता है। हालांकि इस पर केंद्र या दूसरे राज्यों का तर्क ये होता है कि सिर्फ टैक्स कलेक्शन के आंकड़े देखना सही नहीं है। क्यों? मतलब अगर कोई कंपनी मुंबई में टैक्स भर रही है तो वो महाराष्ट्र का ही योगदान हुआ ना? यहीं पर पेच है। हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में हो, इसलिए वो अपना सारा कॉर्पोरेट टैक्स वहीं भरती है, लेकिन उसकी फैक्ट्रियां, उसके कर्मचारी और उसके ग्राहक पूरे देश में फैले हो सकते हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। अच्छा, तो ये कहना कि उस कंपनी की सारी कमाई सिर्फ महाराष्ट्र में हुई, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अच्छा, तो फिर किसी राज्य के असली आर्थिक योगदान को मापने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? स्रोत में इसका एक दिलचस्प समाधान सुझाया गया है। स्रोत का सुझाव है कि हमें एक टैक्स कलेक्शन के बजाय राज्य की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखना चाहिए। जीएसडीपी ये बताता है कि किसी राज्य की सीमाओं के अंदर कुल कितनी आर्थिक गतिविधि हो रही है, चाहे कंपनी का हेड ऑफिस कहीं भी हो। ये एक ज्यादा सटीक पैमाना है। और क्या आंकड़े इसे सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल। 2023-24 के डेटा के मुताबिक राज्यों की जीएसडीपी और उनके टैक्स कलेक्शन के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता है। जैसे जीएसडीपी और जीएसटी कलेक्शन के बीच 0.91 का कोरिलेशन है। 0.91 मतलब ये तो बहुत ही मजबूत रिश्ता हुआ। हाँ, बहुत मजबूत। इसे ऐसे समझिए, ये लगभग वैसा ही है जैसे हम कहें कि जहां ज्यादा बारिश होती है वहां फसल ज्यादा अच्छी होती है। ये साबित करता है कि जीएसडीपी राज्य के आर्थिक योगदान का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो अगर हम जीएसडीपी को आधार मानकर पैसे का बंटवारा करें तो तस्वीर कैसे बदलेगी? ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला होगा। बहुत ज्यादा। स्रोत में दिए गए आंकड़े देखिए।
2020-25 के दौरान महाराष्ट्र ने देश के कुल टैक्स में लगभग 40% का योगदान दिया, लेकिन उसे केंद्र से मिलने वाले पैसों का सिर्फ 6.64% हिस्सा मिला। सिर्फ 6.64%। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने 4.6% का योगदान दिया, लेकिन उसे हिस्सा मिला 15.81%। अगर बंटवारा पूरी तरह जीएसडीपी के आधार पर होता तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को मिलने वाले हिस्से में सबसे बड़ी कटौती होती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बहस सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा राजनीतिक भी है। क्या इसका मकसद पिछड़े राज्यों की मदद करना बंद कर देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का तर्क ये नहीं है कि सारा पैसा योगदान के आधार पर ही बांट दिया जाए। समानता यानी पिछड़े राज्यों की मदद करना हमेशा एक जरूरी सिद्धांत रहेगा, लेकिन उनका कहना है कि दक्षता यानी जो राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके योगदान को भी सम्मान मिलना चाहिए। जीएसडीपी को एक महत्वपूर्ण पैमाना बनाने से इन दोनों के बीच एक बेहतर संतुलन बन सकता है। इससे शायद सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। हाँ, और राज्यों को ये महसूस नहीं होगा कि उनकी मेहनत की कमाई कहीं और जारी है और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी जरूरी है। तो राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाने की बात हो रही है, एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो टिकाऊ हो और जिस पर सबको भरोसा हो। और यही संतुलन और स्थिरता का सवाल हमारी अगली और आखिरी चर्चा के केंद्र में है, लेकिन इस बार मैदान सुप्रीम कोर्ट का है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक रेफरी की भूमिका में नहीं है, बल्कि वो खुद नियम बना रहा है, उन्हें लागू करवा रहा है और फिर उन्हें बदल भी रहा है, एक रेगुलेटर की तरह। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। ऐसा खासकर उन मामलों में हो रहा है जहां सरकारी संस्थाएं जैसे पर्यावरण मंत्रालय अपना काम ठीक से नहीं कर पाईं या उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, तो अदालत उस खालीपन को भरने की कोशिश कर रही है। इसके कुछ क्लासिक उदाहरण हैं। जैसे कि पहला मामला है इको सेंसिटिव जोन यानी ईएसजी का। तो जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि देश के हर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का ईएसजेड होना अनिवार्य है। ये तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा फैसला लगता है। कागज पर तो लगता है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना बहुत मुश्किल था। कई राज्यों ने कहा कि उनके यहाँ तो इन इलाकों में गांव और शहर बसे हुए हैं, उन्हें कैसे हटाएंगे। तो भारी दबाव के बाद अप्रैल 2023 में, यानी 1 साल से भी कम समय में, अदालत को अपने ही फैसले में संशोधन करना पड़ा और इस अनिवार्य नियम में ढील देनी पड़ी। अच्छा, तो ये एक पैटर्न है, एक बड़ा नियम बनाना और फिर उसे बदलना। और भी ऐसे उदाहरण हैं? हाँ, दिल्ली एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों का मामला भी ऐसा ही है। दिसंबर 2015 में अदालत ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगा दिया, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद अगस्त 2016 में ये बैन हटाकर गाड़ी की कीमत पर 1% का ग्रीन सेस लगा दिया गया। पटाखों का मामला भी तो कुछ ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल। दिवाली के समय प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर लगभग पूरा बैन लगा दिया जाता है, लेकिन बाद में ग्रीन क्रैकर्स जैसी कैटेगरी बनाकर छूट दे दी जाती है, जिसका एनफोर्समेंट लगभग नामुमकिन होता है। तो ये जो पैटर्न है, पहले एक सख्त नियम बनाओ, फिर जो उसे लागू करने में दिक्कत आए तो उसमें ढील दे दो। इससे समस्या क्या हो रही है? अदालत तो कम से कम कुछ कर तो रही है। समस्या अनिश्चितता की है। यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। रेगुलेटरी संस्थाएं इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि नियमों में एक स्थिरता और प्रेडिक्टेबिलिटी हो, ताकि निवेशक और नागरिक जान सकें कि नियम क्या हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद रेगुलेटर बन जाता है तो उसके फैसले भी व्यावहारिक दिक्कतों और आर्थिक दबावों के चलते बदलते रहते हैं। इससे वही अनिश्चितता पैदा हो रही है जिसे रेगुलेटर को खत्म करना था। मैं समझ गई। मतलब अदालत एक तरह से शहर की ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करने लगी है। खुद ही रेड लाइट लगा रही है, फिर ट्रैफिक देखकर उसे ग्रीन कर रही है और फिर चालान भी काट रही है, जबकि उसका काम सिर्फ ये देखना था कि ट्रैफिक के नियम सही बने हैं या नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इसका एक और गहरा असर पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही किसी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे देता है तो फिर उस फैसले को किसी निचली अदालत या ट्रिब्यूनल में चुनौती देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। न्यायिक समीक्षा का रास्ता ही बंद हो जाता है। तो फिर स्रोत इसका समाधान क्या बताता है? क्या अदालत को पर्यावरण के मामलों से पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, पीछे हटना समाधान नहीं है। सुझाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट को एक स्थिर हाथ अपनाना चाहिए। खुद रेगुलेटर बनने के बजाय उसे राज्य को वापस रेगुलेशन के लिए अनुशासित करना चाहिए।
इसका मतलब है कि अदालत सरकारी एजेंसियों को मजबूर करे कि वो अपना काम समय पर, तर्क के साथ और पब्लिक डेटा के आधार पर करें। अदालत को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया का पालन हो। मतलब खुद नियम बनाने के बजाय वो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की कानूनी वैधता की जांच करे। बिल्कुल। इससे नियमों में स्थिरता आएगी और अदालत की अपनी विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। तो आज हमने 4 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को देखा। दवाइयों की लैब, क्रिकेट का मैदान, देश का खजाना और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम। लेकिन इन सब में एक धागा साफ दिखता है, आदर्श नियमों को जमीनी हकीकत के साथ संतुलित करने की लगातार कोशिश। बिल्कुल। ये सभी मामले उन सिस्टम्स को दिखाते हैं जो एक तरह के तनाव में हैं। एक तरफ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो दूसरी तरफ है पब्लिक सेफ्टी। एक तरफ है राष्ट्रीय भावना, तो दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। एक तरफ है अमीर राज्यों का योगदान, तो दूसरी तरफ है पिछड़े राज्यों की जरूरत। और एक तरफ है न्यायिक सक्रियता, तो दूसरी तरफ है रेगुलेटरी स्थिरता। हर जगह एक आदर्श नियम और उसे लागू करने की मुश्किलों के बीच एक खींचतान चल रही है। और आज के श्रोता के लिए हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत से एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है। जब हमारे बनाए हुए सिस्टम्स और संस्थाएं चुनौतियों का सामना करने में नाकाम रहती हैं, चाहे वो ड्रग रेगुलेटर हो, सरकार हो या क्रिकेट बोर्ड हो, तो ऐसे में बेहतर क्या है? क्या हमें तुरंत दखल देना चाहिए, एक सक्रिय कदम उठाना चाहिए, भले ही उससे थोड़ी अनिश्चितता पैदा हो, या फिर हमें धीमी प्रक्रियात्मक सुधारों पर भरोसा करना चाहिए, भले ही उसमें तत्काल नतीजे न दिखें? यह दुविधा आज हमने हर कहानी में देखी और इसका कोई आसान जवाब